Hello everyone. I hope all of you are doing good in your studies. So today we are going to start a new topic, structure of eukaryotic cell, जिसमें भी हम आज बात करेंगे प्लांट के सेल वॉल की. So let's start with this lecture. सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है जब मैंने डिफरेंशिएट किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को. तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, दे आर विद न्यूक्लियस. ठीक है, यू माने विद, कैरियन माने न्यूक्लियस. ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स ऐसा क्या है जो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है और इनमें प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली एक तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है. और दूसरी चीज है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन. व्हाट डज इट मीन? यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कई सेक्शंस में या कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, उसमें देखिए ध्यान से. ये दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पर आप देखो इसका जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर हमें बीच में न्यूक्लियोइड तो दिखाई पड़ रहा है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, बट इसके अलावा हार्डली ही कोई ऑर्गेनेली या कोई कंपार्टमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, एक्सेप्ट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. ठीक है, जबकि ये आप दोनों सेल्स देखें, आप प्लांट और एनिमल सेल्स मैंने यहाँ बनाई है जिसमें इनके साइटोप्लाज्म में कितने सारे ऑर्गेनेलीज या कंपार्टमेंट्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल में जहां साइटोप्लाज्म में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है ऑलमोस्ट, यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीपल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. ठीक है, तो फिगर देख के आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन सी यूकैरियोटिक सेल है और कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने बताया बहुत सारे डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, बट बेसिक डिफरेंस हम क्या लेके चल रहे हैं कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दूसरा इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है इनके साइटोप्लाज्म का. ठीक है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ब्रॉडली कैटेगराइज आप कर सकते हो. प्रोटिस्टा है, ठीक है, एल्गीज हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं. ऑल दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नाउ अगर इसको मैं फ्लो चार्ट में अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सेल को मैंने डिवाइड किया था दो पार्ट में, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं विद न्यूक्लियस. और इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिल्स जो हमने स्टडी किए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में. जिन्होंने नहीं देखा है मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल. हमने दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे क्योंकि माना कि ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हमें स्टडी करना पड़ता है. ठीक है, और वो डिफरेंसेस क्या हैं अगर आप यहीं पर देखो. प्लांट सेल के केस में आप ये देखो, एक थिक वॉल हमें प्रेजेंट होती है सेल के आउटर सरफेस पर, जबकि एनिमल सेल में ऐसी कोई थिक वॉल प्रेजेंट नहीं है. इस थिक वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. यानी कि सेल वॉल is present in plant cell, जबकि यहाँ पर क्या होती है, absent. ठीक है, क्लियर. इसके अलावा जो विजिबल है, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जो विजिबल है वही बता रही हूँ. यहाँ पर आप देखो ये बीच में वैक्यूल्स, ये सेंट्रल वैक्यूल जिसे हम कहते हैं, ये वाटर फील्ड वैक्यूल होती है जो प्लांट सेल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसके सेल में बीचों बीच एक सेंट्रल वैक्यूल मिलती है, वाटर फील्ड होती है. ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है ये साइड में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है. एनिमल सेल में वैक्यूल है मगर साइड में है. वी विल नॉट कॉल इट सेंट्रल वैक्यूल, ये साइड में प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो आप
क्विकली देख के आंखों से बता सकते हैं, अगर आपको स्लाइड्स दिया जाए कि ये कौन सी प्लांट सेल है, कौन सी एनिमल सेल है, तो आप सेंट्रल वैक्यूल को देख के आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट। और क्या है यहाँ पर आप देखो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स, सबको पता है, क्लास 6 से बताते हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, कहीं भी आपको विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख सकती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ से सेम ही दिख रहा है, बाकी आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर हम कॉमन पढ़ेंगे, बट जहाँ पर डिफरेंसेस हैं उनको हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 पिकअप करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी मतलब प्लांट सेल में कोई चीज़ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, या एनिमल सेल में उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो मैं साइड बाय साइड उसको बताते हुए चलूँगी अपने वीडियोस में। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जिस तरह से मैंने प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की जब बात की थी, और मैंने बैक्टीरियल सेल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 स्टेजेस में हमने उसको स्टडी किया था, आउटर कवरिंग्स, साइटोप्लाज्म, और उसका न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल, और अपेंडेजेस। यहाँ पर मैंने यूकैरियोटिक सेल को 3 पार्ट में स्टडी करवा रही हूँ आपको। इसमें सबसे पहला है, अगेन सेम है, आउटर कवरिंग्स, फिर है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है आपका न्यूक्लियस। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड था, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, आउटर कवरिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 नाम मैंने लिखे हैं। सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट में, इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वहां पर क्या मिलता है, ईसीएम। ईसीएम स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और ये प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो जहां पर हम प्लांट सेल में बात करेंगे सेल वॉल की, एनिमल सेल में उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की। दोनों की लोकेशन सेम है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारे बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट थी। ठीक है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स, दोनों में ही प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट कॉमन होता है, कुछ फंक्शनल पार्ट को छोड़ के, तो वो हम कंपैरिजन में स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, फिर बात आती है साइटोप्लाज्म की। जैसे मैंने अभी दिखाया फिगर में आपको कि यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है हाईली कंपार्टमेंटलाइज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो हम इन ऑर्गेनेलीज को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। एंड इसके बाद होते हैं कुछ इंक्लूजन्स, कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ फैट बॉडीज, कुछ ड्रॉपलेट्स जो भी यहाँ पर मिलती हैं साइटोप्लाज्म में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, या जो सारा कमांड करता है सेल को, मैसेजेस देता है कि सेल को क्या फंक्शन करना है, कब फंक्शन करना है। इसको हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो अंदर एम्प्टी नहीं है, अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और साथ ही साथ एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इन चारों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक तरह से आउटलुक है कि यूकैरियोटिक सेल को हमें कैसे कैसे स्टडी करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें, आप ये फिगर को देखो, यहाँ पर ये जो डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो डार्क ग्रीन वॉल आपको दिखाई पड़ रही है ना, इसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये सबसे पहली चीज, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है। सेल वॉल लिविंग होती है नॉन लिविंग, तो आंसर होना चाहिए नॉन लिविंग।
साथ ही साथ ये है एक रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे कि बैक्टीरिया में भी मैंने बताया था सेल वॉल कैसा होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्यों रिजिड होता है कि भाई बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ऐसी सराउंडिंग में मिल रहा है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, तो सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, कोलैप्स ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए ड्यू टू द ऑस्मोटिक चेंज। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। हमारी सेल क्योंकि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो उस सेल को सरवाइव कराना है तो सेल को प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारी जो सेल वॉल होती है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करती है बेसिकली। सेल को शेप देती है, नो डाउट, शेप के साथ साथ प्रोटेक्शन देती है। ऑस्मोटिक चेंजेस जो होते हैं इसकी सराउंडिंग में, मतलब बाहर इसके एनवायरनमेंट में कोई भी ऑस्मोटिक चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सेल कोलैप्स ना हो जाए या बस्ट ना हो जाए, उसको ये देखती है। ठीक है, और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर करने से रोकती है, एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, ये कुछ इसके फंक्शंस हैं सेल वॉल के, मैंने स्टार्ट में ही समझा दिए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल समझ में आ गया, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है उसको। ठीक है, सबसे बाहर होता है ये। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन की इसकी बात कर लेते हैं अब। क्योंकि सेल वॉल क्या है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, अब वॉल कैसे बनेगी, मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, है ना, ये कुछ इस टाइप के थ्रेड्स होंगे जो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से। और ये पैटर्न अब जुड़ेगा, इनको बाइंडिंग चाहिए। बाइंडिंग किससे मिलेगी, कुछ एक जेल लाइक सब्सटेंस होगा जिसमें ये पड़े हुए हैं। ठीक है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। तो इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक तो फाइबरस पार्ट हो गया, जो मैंने ये ब्लू पार्ट बनाया ये फाइबर्स हैं, और दूसरा है मैट्रिक्स, यानी रेड डॉट से जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंस है जहां पर ये फाइबर्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी कि सेल वॉल के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है फाइबर्स और दूसरे हैं मैट्रिक्स। फाइबर्स किस फॉर्म में होते हैं, फाइबर्स होते हैं fibers are in the form of microfibrils. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, और ये एम्बेडेड रहते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या है, एमॉर्फस जेल लाइक। ठीक है, और इसको कॉम्पोजिशन अलग अलग कहना चाहिए, टाइप के सेल्स में अलग अलग रहता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो फाइबर्स की बात कर लेते हैं पहले कि एल्गी में। तो एल्गी में जो फाइबर्स हैं वो किसके हैं, सेल्यूलोज के, ये है फाइबर्स। ठीक है, ये है फाइबर्स, और ये जो बाकी बचा हिस्सा है ये है मैट्रिक्स। यानी फाइबर्स किसके मिलेंगे, सेल्यूलोज के। हमारी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज फाइबर्स की। ठीक है, और ये फाइबर्स किस में एम्बेडेड है, गैलेक्टिन्स, मैनन्स, और उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइक मिनरल्स भी कुछ रहते हैं। गैलेक्टिन और मैनन्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो सेलुलोज भी है मगर ये फाइब्रस फॉर्म में होता है, ये डिजोल्व फॉर्म में होते हैं गैलेक्टिन्स और मैनन्स, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, क्लियर। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में भी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। जो फाइबर वाला पार्ट है वो किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। और जो मैट्रिक्स है वो बना हुआ है हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स का, प्लस इसमें वाटर भी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, ये है मैट्रिक्स होल। तो नीट का क्वेश्चन, प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी है, आपको ऑप्शन अगर फाइबर्स में दिया है तो बहुत सारे फाइबर्स के नाम दिए होंगे, तो आंसर आपका आप टिक करोगे सेल्यूलोज फाइबर्स। या कॉम्पोजिशन पूरा दिया हुआ है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, या सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, कुछ भी इनमें से दिया हुआ है वही आंसर आपका टिक होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। लाइकवाइज इन एल्गीज ऑल्सो। ठीक है, तो इन फाइबर्स के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं कि फाइबर्स बनते कैसे हैं। फाइबर्स जो बनते हैं
सबसे लास्ट में मैं फिगर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, इस फिगर को आप ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये आपकी ये है सेल्यूलोज की चेन्स। ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारी चेन्स हैं, ये मल्टीपल चेन्स हैं, ठीक है। कम से कम होंगी 10 12 15 चेन्स होंगी, 15 20 चेन्स होंगी सेल्यूलोज की, ठीक है। तो होता क्या है कि इस फिगर की मैं बात कर रही हूँ, सेल्यूलोज मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितनी हार्ड और कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल होती है ये। सेल्यूलोज की चेन्स होती हैं यहाँ पर 20 to 40 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चेन्स यहाँ पर आप देखो, ये चेन सब कंबाइन होकर ये एक माइक्रोफाइब्रिल बना रही है, ठीक है। ये चेन्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोफाइब्रिल है। अब ऐसे बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स जब असेंबल होते हैं तो एक मैक्रोफाइबर बनता है। ये डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर जो है ये मैक्रोफाइबर, ठीक है। जब माइक्रोफाइब्रिल्स मैनी माइक्रोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है। देन मैनी मैक्रो फाइब्रिल्स मिल करके, मैनी ऑफ दीज कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आप ये देखो, एक सेलुलोज फाइबर। मोटी रॉड जो आपको दिख रही है ना ये, ठीक है, वेट अ मिनट, ये जो मोटी रॉड आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये है एक सेलुलोज फाइबर, ठीक है। तो ये मिलकर बनाएगा वन सेल्यूलोज फाइबर। फाइबर और फाइब्रिल में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना थिक एक फाइबर है जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए सेल वॉल जो होती है ना वो बहुत स्ट्रेंथ देती है सेल को, है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको कि कैसे ये असेंबल होते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। बहुत सारी सेल्यूलोज चेन्स मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, फिर बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, मैक्रोफाइब्रिल बहुत सारे मिलकर एक सेल्यूलोज फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइबर के फॉर्मेशन होती है। और ये सारे के सारे किस में एम्बेडेड है, एक मैट्रिक्स में, जो कि जिसका कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है कि हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, किस ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर आप देखो प्लांट्स के केस में जो आपका मैट्रिक्स है वो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स प्लस वाटर से मिलकर बना है। यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स दो टाइप की होती है। कौन सी हैं ये प्रोटीन्स होती हैं, एक तो एक्सटेंशंस और एक होती हैं एक्सपेंशंस, ठीक है। दोनों का ही काम अलग अलग है। एक्सटेंशंस का क्या काम है, एक्सटेंशंस प्रोवाइड structural support and they मतलब बैरियर बनाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। बैरियर टू इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जबकि एक्सपेंशन का क्या काम है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये जब डिवाइडिंग सेल होती है ना, कोई सेल डिवाइड हुई, नई सेल बनी, अब सेल का क्या होता है, इलोंगेशन होता है। छोटी सी सेल बनती है, धीरे धीरे इलोंगेट होकर बड़ी बनती है, तो इसमें वॉल मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये इलोंगेट होगी। तो ये एग्जैक्टली सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ऐड करती है। यहाँ पर ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को ऐड करते चले जाती हैं ताकि ये इनके फाइब्रिल्स का एक्सटेंशन हो जाए, ताकि सेल्यूलोज फाइबर जो है वो भी एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेंशन में ये हेल्प करती हैं, हेल्प इन expansion of cell wall by adding cellulose molecules to microfibril, ठीक है ना। माइक्रोफाइब्रिल में सेल्यूलोज मॉलिक्यूल ऐड होगा इन मैच्योर सेल्स,
जब सेल डिवाइड होने के बाद मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती है ना, उस समय ये सेल वॉल को एक्सपेंड कराने का काम करती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो प्रोटीन मिलते हैं वो दो टाइप के हैं, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। एक्सटेंशन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको केमिकली समझ में आया होगा कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। इस फिगर को अभी छोड़ दो, मैं बाद में बताती हूँ आपको क्या है ये। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। नाउ बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की। अगर मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो जस्ट इमेजिन ये एक सेल है, सेल में ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, तो बाहर कैसे होगी? इसकी कई लेयर्स मिलती हैं, मतलब ये आपकी, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर है ना, फिर ये आपको तीसरी लेयर मिलेगी। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी लेयर्स आपको मिलते जाएंगी आगे की तरफ। ठीक है, और ये आपको बाहर मिलेगी। तो ये जो ये है सेल वॉल। ठीक है, कई लेयर्स की होती है और इन लेयर्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। कैसे? जो सेल वॉल है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना, ये वाला, दिस वन, यहाँ पर जो ये पिंक लेयर है ना, दिस पिंक लेयर इज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, फिर आपकी जो ब्लू वाली है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, और जो आपकी रेड वाली है वो है आपकी टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, तो कई सारी मल्टीपल लेयर्स मिलती हैं, इसमें से जो सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। फिर अंदर की 3 से 4 लेयर रहती हैं उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और टर्शियरी लेयर जो होती है, टर्शियरी सेल वॉल हर सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, एक्सेप्शन है, कहीं पर मिलती है, मोस्टली ये नहीं मिलती है। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सेल वॉल की स्टडी हम फिजिकली देखें तो 3 पार्ट्स में करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल क्या है? सिंगल लेयर ऑफ वॉल। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है ये? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। जितनी भी सेल वॉल की लेयर्स हैं उसमें जो सबसे बाहर की तरफ है वो है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल जैसे कि नाम से क्लियर है, जब सेल डिवाइड होती है और एक सेल बनती है, फॉर्मेशन होती है, डॉटर सेल बनती है, तो उस समय सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। यानी कि जब कोई डॉटर सेल बनी, ठीक है, ये डॉटर सेल है मान लो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होगी इसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल की। जहां पर भी पिंक यूज करूंगी वो प्राइमरी सेल वॉल है, अंडरस्टूड है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है। बाद में क्या होता है, सेकेंडरी, इसका जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ सिक्रीट बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस पर डिपॉजिट होती है। क्लियर? जब प्राइमरी वॉल बन जाती है और सेल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगती है तब सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। फिर क्या होगा, ये सेल थी थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, प्राइमरी वॉल तो थोड़ी बाहर को शिफ्ट हो जाती है और सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह जब कुछ कुछ सेल्स में जहाँ टर्शरी वॉल मिलती है तो सेकेंडरी वॉल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एक टर्शरी वॉल इसके नीचे डिपॉजिट हो जाती है। सारे के सारी वॉल्स, यानी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इनके कंपोनेंट सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? दे आर सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, बाहर से नहीं आते हैं। ठीक है, जो सेल को सेल वॉल बनानी है तो उसे काम खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी और अपने कंपोनेंट्स को बाहर एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा ताकि सेल वॉल की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो 2 चीजें क्लियर हुई आपको। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल वॉल की, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और क्या खासियत है, कहां पर ये प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन यंग सेल्स, प्रेजेंट इन यंग
एंड डिवाइडिंग सेल्स, जो भी डिवाइडिंग सेल्स होती है ना वहां पर ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट है तो बहुत हार्ड नहीं होगी, बहुत थिक नहीं होगी, क्योंकि बहुत थिक होगी तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो इनका नेचर कैसा होता है, दे आर थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि इन्हें मैच्योर सेल में कन्वर्ट होना है तो एक्सपेंशन कराना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर थिन होती है, इलास्टिक होती है और एक्सपेंशन में कैपेबल होती है, जो कि प्रॉपर्टी आपको सेकेंडरी या टर्शियरी वॉल में नहीं मिलेगी। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी वॉल। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी वॉल की। ब्लू पेन से लिख रही हूँ, वो सब सेकेंडरी वॉल के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी वॉल कहाँ पर है, इंटरनल टू प्राइमरी वॉल, इंटरनल टू प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है ना, ये फिगर याद रखना भाई, ये बहुत याद रखने वाली बात है कि कहां पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पर ये प्रेजेंट होगी सेकेंडरी वॉल, मैच्योर सेल्स में, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स। ठीक है, एक खास बात है, ये मल्टीपल लेयर होती है, मल्टीपल लेयर्स, जनरली 3 से 4 लेयर्स यहाँ पर मिलती है, जिनको हम S1, S2, S3 एंड सो ऑन इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये मल्टीपल लेयर्स में मिलती है। ठीक है, और लेयर्स में भी एक यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक और कह सकते हैं यूनिक फीचर है कि हर लेयर में जो सेल्यूलोज फाइबर्स होंगे ना, अभी पीछे फिगर दिखाई थी मैंने, तो एडजेसेंट लेयर के कंपैरिजन में 90 डिग्री पे ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि सेल्यूलोज microfibrils of one layer are oriented at approximately 90 degree to those of adjacent layer। क्यों, ऐसा क्यों होता है, to give strength। ठीक है, कैसे वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस फिगर को देखो, अभी कौन सी वाली, ये तो इस फिगर को आप देखो, यहाँ पर ये देखो, ये सबसे नीचे बॉटम पे देखो, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। तो तीनों लेयर में आप देखो फाइबर्स की अरेंजमेंट, यहाँ पर देखो और दोनों को कंपेयर करो, मींस इसको और इसको कंपेयर करो, तो दोनों लेवल पे जो फाइबर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको। लाइकवाइज सेकंड लेयर और थर्ड लेयर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ये 90 डिग्री आपको एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से हर लेयर में फाइबर्स जो होते हैं ना, वो अपने एडजेसेंट लेयर्स के कंपैरिजन में 90 डिग्री पर ओरिएंटेड रहते हैं, ताकि एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बने और होल्डिंग हो सके प्रॉपर। ठीक है ना, जस्ट टू होल्ड द वॉल्स टुगेदर, ताकि ये स्ट्रेंथ दें सेल वॉल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका नीट के लिए पूछा जाता है। मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो इसमें सेल्यूलोज फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, बहुत कोई ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज मैं बता रही हूँ आपको। नाउ बात करते हैं टर्शरी वॉल की। तो टर्शरी वॉल कहाँ पर प्रेजेंट है, टर्शरी वॉल प्रेजेंट है जस्ट इंटरनल टू सेकेंडरी सेल वॉल, और मैं क्या कह सकती हूँ, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में यही वॉल आएगी, या तो सेकेंडरी वॉल आएगी अगर टर्शरी वॉल एब्सेंट है, और अगर टर्शरी वॉल प्रेजेंट है तो फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करेगी। ठीक
ठीक है, इट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज अलग हो जाती है, यहाँ का कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर सेल्यूलोज तो मिलेगा, बिना उसके तो फाइबर्स कहाँ से आएंगे, सेल्यूलोज प्लस जाइलन। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो जाइलन अगेन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मैट्रिक्स जो है वो जाइलन का बना होता है, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सब जगह आपको क्या मिल रहा था मैट्रिक्स में, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स, वाटर, यहाँ पर क्या मिल रहा है, जाइलन। तो देखो क्वेश्चन जहाँ एक्सेप्शन आता है ना वहीं पर क्वेश्चंस बन जाते हैं और वही आपको याद रखने हैं, बाकी चीजें तो कॉमन होती हैं। और अगला इसमें एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, पूरे प्लांट वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन, कैसे इसके फाइबर्स बनते हैं और कैसे ये फाइबर्स लेयर्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में कि सेकेंडरी वॉल में जो पिट्स होते हैं वो क्या है, कैसे बनते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, और कुछ एडिशनल डिपोजिशंस की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनकी डिटेल्स भी, उनके लिंक्स भी मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।